एक औरत एक रिच फैमिली के घर मेड की जॉब के लिए गई। इंटरव्यू के वक्त उसकी स्कर्ट फट गई। शर्म छुपाने के लिए उसने जैकेट कमर पर बांध ली और रिलीफ की बात ये थी कि मैडम ने नोटिस नहीं किया। लेकिन तभी मालिक का हस्बैंड आया और फ्रेंडली तरीके से बात की। मैडम ने सिंपल और शर्मिली लुइजा को हायर कर लिया। सैलरी हाई थी और काम सिर्फ उनके पैरालाइज्ड बेटे से बात करके उसका मन बहलाना था। लुइजा खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला शॉक लग गया। लड़का बिल्कुल नॉर्मल था। पता चला वो पहले एक्टिंग कर रहा था उसका मजाक बनाने के लिए। अगले दिन लड़का फिर बीमर जैसा लगा, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान लुइसा ने उसके हाथ पर सुसाइड के निशान देखे। कंफ्यूज्ड थी, इतने पैसों का मालिक मरना क्यों चाहता है। फिर उसने पेरेंट्स की लड़ाई सुन ली। 6 महीने बाद लड़का अपनी मर्जी से यूथनेसिया करवा रहा था। फादर सपोर्ट कर रहा था, पर मारो कर कह रही, सपोर्टिंग हिम, लविंग हिम, ही इज माय सन। शुरू के कुछ दिनों तक एमी बोर होने का लेवल क्रॉस कर चुका था। न कोई उससे काम करने का तरीका समझाता, ना ही कोई देखता कि वो काम चोर रहा है या नहीं। ज्यादातर टाइम वो अकेला बैठ के सोचता रहता, सामने का शानदार पुराना महल देखते हुए और पीछे का ह्यूज हरा भरा लॉन। एमी हमेशा फील करता कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। अमीर लोगों की दुनिया उसके समझ से बाहर थी, उनके सोच को समझना मुश्किल। इसलिए वो बस अपने तरीके से काम करने की कोशिश करता, लेकिन चाहे वो कितना भी फ्रेंडली होने की कोशिश करे, विल हमेशा उसे दूर रखता। क्योंकि एमी की जिंदा दिली विल के सुख गए और उदास लाइफ का उल्टा आईना थी। विल अपने टूट चुके दिल को एक सख्त चेहरे के पीछे छुपाता था। फिर आया वीकेंड। विल का बेस्ट फ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड मिलने आए। दोनों कैजुअल बातें कर रहे थे, लेकिन विल ने उनकी बातों से एक छुपी बात समझ ली। कंग्रेचुलेशंस, मतलब उसके व्हीलचेयर बाउंड होने के दौरान बेस्ट फ्रेंड ने उसकी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखा और ख्याल रखते रखते दिल भी दे बैठा। विल ने मुंह से तो कुछ कैजुअली कह दिया, लेकिन अंदर से तूफान मच गया। जैसे ही वो दोनों चले गए, अंदर से एक जोर का आवाज आया। एमी भाग के गया तो देखा विल ठीक था, पर जमीन पर बिखरे हुए तूती फ्रेम्ड फोटो। शायद गुस्सा निकालने का यही एक तरीका। एमी, जो अब तक कुछ खास काम नहीं कर रहा था, ने सोचा कि चलो ये फोटो फ्रेम्स चिपका देता हूँ। पर विल ने तुरंत दांत दिया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माई जॉब एज बेस्ट आई कैन, सो इट वुड बी रियली नाइस इफ यू डिडंट ट्राई एंड मेक माई लाइफ एज मिजरेबल एज यू अपैरेंटली मेक एवरीवन एल्स। एमी ने सीधा जवाब दिया, एंड व्हाट इफ आई सेड आई डिडंट वांट यू हियर? आई एम नॉट एम्प्लॉयड बाय यू, आई एम एम्प्लॉयड बाय योर मदर, सो अनलेस शी says she doesn't want me here anymore, I'm staying, not because I care about you or enjoy your company, but because I need the money. एमी ने मुंह से तो कह दिया कि वो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन घर आके अपनी दीदी से सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। दिल के कोने में छोड़ने का सोच आ चुकी, पर दीदी ने हिम्मत दी। घर के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तू पढ़ाई पूरी करना चाहता है, माँ बाप को संभालना है, और एक छोटा बच्चा भी तेरी जिम्मेदारी। एमी को लगता था जैसे ये सब उसका फर्ज ही है। दूसरी तरफ इस झगड़े के बाद विल थोड़ा नरम पड़ गया। पहली बार उसने एमी को मूवी देखने बुलाया, एक फिल्म जो विल 1000 बार देख चुका था। पूरे टाइम वो एमी के रिएक्शंस देख रहा था। मूवी खत्म होते ही एमी ने अपने जज्बात शेयर किए और पहली बार विल के चेहरे पे मुस्कान आई। दोनों बातें करते करते मूवी से जिंदगी और जिंदगी से सपनों तक पहुंच गए। तब एमी ने बताया कि उससे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, पर घर चलाने के लिए उसने वो लेटर अलमारी के नीचे रख दिया और कॉफी शॉप में काम शुरू कर दिया। 6 साल से बस वही रूटीन, काम, घर, सोना, फिर काम। विल ने ताना मारा, तेरी लाइफ तो मेरी व्हीलचेयर से भी बोरिंग है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, यूज पूरा जीना तेरा फर्ज है। अगर बोझ ना होता, कौन नहीं चाहता कि हवा की तरह आजाद रहे। एमी ने ऑकवर्डली बात बदल दी और बातें फिर विल के पर्सनल लाइफ पर आ गई। दिन बीत के सर्दी का मौसम आया और एमी धीरे धीरे इस अजीब सी जॉब में अपना तलमिल बिठा रहा था। एक दिन अचानक विल को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर जब उसका शर्ट उतार रहा था, एमी ने उसके हाथ पर एक गहरी और डरावानी सी काट का निशान देख तब उसे समझ आया कि यह आदमी जिसके पास कभी सब कुछ था, अब सिर्फ एक चीज की कमी, जीने की इच्छा। एमी ने विल के इस अंधेरों को महसूस किया और अपने बचपना भरे सोच पर शर्मिंदगी हुई। उस रात एमी ने खुद से फैसला किया कि वो रुककर विल का ख्याल रखेगा। टाइम पास करते हुए उसने विल का लैपटॉप ऑन किया। उसमें विल की पुरानी जिंदगी थी, पहाड़ों पर स्कीइंग, समुंदर में सर्फिंग, हर फ्रेम जिंदगी के लिए उसके जुनून से भरा। तब वो अपने शरीर का पूरा मालिक था और आज एक ग्लास पानी के लिए भी दूसरे पे निर्भर। ये इज्जत का गिरना शरीर के दाढ़ से कहीं ज्यादा भारी था। माहौल हल्का करने के लिए एमी अपनी बेसुरी आवाज में एक मजेदार राइम गाने लगा। फिर बचपन की कहानियां शुरू हो गई। कैसे हर बर्थडे पे उसके पापा उसे एक ब्लैक येलो स्ट्राइप्ड टाइट्स गिफ्ट करते थे जो उसको बहुत पसंद थे, लेकिन बड़े होते होते वो मिलना बंद हो गया। उसकी बातों में शायद थोड़ी गर्माहट, क्योंकि विल ने उस रात अरसे बाद चैन की नींद ली। एमी के दिल में एक छोटा सा भरोसा जग गया, शायद वो विल को फिर से जीने का रीजन दे पाए। लेकिन कुछ दिन बाद एमी ने विल के पेरेंट्स की बेहास सुन ली। यस, इट्स हिज चॉइस, यू नो हाउ मच पेन ही इज इन। तब सब समझ आया, विल ने यूथनेसिया का पेपर साइन किया हुआ है। कुछ महीने बाद उसका अंत हो जाएगा और यही वजह थी कि एमी का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 महीने का था। वो सिर्फ एक मरने वाले इंसान के साथ उसकी जिंदगी के आखिरी पल चल रहा था। इस सच को जानने के बाद एमी के मन में इस जॉब के लिए एक तरह का रिजेक्शन आ गया, लेकिन उसकी दीदी को यह मंजूर नहीं था। इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ना उससे बेकार लगा। उसने समझाया, क्यों ना तू विल के पेरेंट्स से कुछ पैसे मांगे और उससे लाइफ के मजेदार मोमेंट्स एक्सपीरियंस करवा, शायद उसका डिसीजन बदल जाए। यह बात एमी के दिमाग में बैठ गई। उसने अपना प्लान विल के पेरेंट्स को बताया और उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो बस
एमी को ये नहीं पता था कि जो एक्सपीरियंसेस आम लोगों के लिए स्पेशल होते हैं वो अमीर लोगों के लिए सिर्फ रूटीन होते हैं। फिर भी विल ने एमी की बात मानी। शेविंग करते वक्त एमी ने पहली बार देखा कि विल की उदासी भरी सूरत के नीचे एक बहुत हैंडसम चेहरा छुपा है। अगला स्टॉप था रेस कोर्स, पर जैसे ही एमी ने गाड़ी से उतरा एक ऑकवर्ड सीन बन गया। उसने लोगों से मदद मांग ली बिना नोटिस किए कि विल के चेहरे पे गुस्सा और शर्मिंदगी थी। उसके लिए ये था जैसे मिक लेके अनाउंस करना, देखो ये एक डिसेबल्ड आदमी है, मदद करो। एमी तो पहली बार रेस कोर्स आया था इसलिए बहुत एक्साइटेड था। उसने एक घोड़े पे नजर डाली और तुरंत डिसाइड कर लिया कि यही जीतेगा। विल ने काल्मली कहा, ये घोड़ा बीमर लगता है, ये नहीं जीतेगा। एमी ने हंस कर जवाब दिया, ग्रेट, तो तुम हॉर्स रेसिंग में भी एक्सपर्ट हो। विल बोला, नहीं, बस देख के समझ जाता हूँ और ये घोड़ा डेफिनेटली नहीं जीतेगा। लेकिन एमी ने अपने गुड फीलिंग पे भरोसा किया और सारा बेट मिस्टर हैंडसम पे लगा दिया। रेस शुरू होती है, सारे घोड़े तेज भागते हैं और मिस्टर हैंडसम वो तो स्टार्ट लाइन के पास आराम से चल रहा था। रिजल्ट तो ऑब्वियस था, एमी का चोजन घोड़ा लास्ट प्लेस पे आया। रेस के बाद सब लोग लंच के लिए रेस्टोरेंट गए, लेकिन एंट्री से ही मना कर दिया गया क्योंकि वो प्रीमियम मेंबर्स नहीं। एमी ने एक्स्ट्रा पैसे देने की कोशिश की पर रिसेप्शनिस्ट ने ताना मार दिया कि बाहर स्ट्रीट फूड अवेलेबल है। विल को ये बहुत एम्बैरेसिंग लगा और वो तुरंत निकलना चाहता था। एमी ने पहले इंसिस्ट किया पर जब नेथन ने कहा कि वो सच में घर जाना चाहता है तब एमी ने मान लिया। उसने सोचा आज का दिन वैसे ही विल के लिए काफी शर्मिंदगी भरा था। घर आके विल ने लाउड हेवी मेटल म्यूजिक चला के अपना मूड कवर करना चाहा, पर एमी ने म्यूजिक बैंड करके अपने प्लान का सरप्राइज रिवील किया। 2 कॉन्सर्ट टिकट्स जो उसने एक हफ्ते पहले से रेडी रखे थे। विल यू प्लीज कम विथ मी, आई एम ऑब्सेस्ड। विल ने हल्के गुस्से वाले टोन में हाँ कह दी, लेकिन स्माइल छुप नहीं पाया। कॉन्सर्ट के लिए एमी ने अपना यूजुअल लुक बदल दिया, एक ब्राइट रेड ड्रेस पहनी। विल ने तुरंत नोटिस किया और बोला, If you're gonna wear a dress like that, Clark, you have to wear it with confidence. उसने एमी का स्कार्फ उतार दिया और तुरंत उसकी एलिगेंस डबल हो गई। कॉन्सर्ट शुरू हुआ। विल का ध्यान सिर्फ एमी पर था और एमी जो पहली बार क्लासिकल म्यूजिक सुन रही थी, आंखों में आंसू आ गए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद दोनों घर लौट आए, लेकिन विल गाड़ी से उतरना नहीं चाहता था। विल ने गाड़ी में ज्यादा देर रुकना इसलिए चाहा क्योंकि वो रेड ड्रेस वाली लड़की के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था। वापस उस कमरे में नहीं जाना चाहता था जहां वो 2 साल से बंद था और जहां हर चीज उसे उसकी पैरालिसिस की याद दिलाती। अगले कुछ हफ्तों में दोनों का बॉन्ड और गहरा हो गया। विल एक दिन एमी के घर भी आया उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। फैमिली ने एक फोटो एल्बम गिफ्ट किया जो उसके लाइफ के यादों से भरा था। लेकिन एमी के लिए सबसे खास मोमेंट था जब विल ने उसका गिफ्ट देखा और एक्साइटेड होकर बोला, ओ माई गॉड, आई डेफिनेटली नीड इट, वेयर डिड यू गेट इट। कुछ ही दिन बाद विल ने अरेंज किया कि एमी के फादर को अपनी कंपनी में जॉब मिल जाए ताकि एमी अपनी लाइफ में थोड़ा फ्री हो और अपने सपने परस्यू कर सके। फिर एक दिन विल ने एमी को एक वेडिंग इनविटेशन दिखाया। वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी थी, दोनों साथ। विल शादी में चुप रहा, अपनी इमोशंस कंट्रोल करता रहा। लेकिन एक गेस्ट ने एमी से कहा, असल में विल ही वो आदमी था जो दुल्हन के साथ लाइफ भर खुश रह सकता था, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। शादी में जब लोग डांस कर रहे थे, एमी ने विल को इनवाइट किया। वो लोग सबके सामने व्हील चेयर के साथ डांस फ्लोर के बीच चले गए। शायद वो बाकी सबसे अलग थे, लेकिन उस पाल में वो सिर्फ अपने ही छोटे से वर्ल्ड में खो गए थे। विल का दिल धीरे धीरे हील हो रहा था। कुछ ही वक्त बाद वो और एमी एक नए शहर घूमने गए। समुद्र के किनारे धूप सेकना, साथ में किताबें पढ़ना और खिड़की से तूफान देखना। विल ने एमी को स्कूबा डाइविंग ट्राई करने के लिए मोटिवेट किया और उसे बड़ा दुनिया देखने का सपना दिया। रात को दोनों तारे भारे आसमान के नीचे बीच पर चले। एमी लहरों में डांस कर रहा था, विल चुपचाप उसे देख रहा था। उस पल एमी ने हिम्मत करके विल को अपने दिल की बात कह दी, प्लीज यूथनेशिया मत करो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लेकिन विल ने सिर हिला दिया। उसने समझाया, यह लाइफ अच्छी लगती है पर यह मेरी लाइफ नहीं है। मैं पहले जिंदगी से मोहब्बत करता था, अब मैं वैसे जी नहीं सकता। मुझे खुद अपना अंजाम लिखना होगा। उसने एमी से कहा कि वो उसके साथ स्विट्जरलैंड चले ताकि वो अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पूरी कर सके। एमी का दिल टूट गया। प्लेन में वापस आते हुए दोनों चुप थे। लैंडिंग के बाद एमी सीधा घर चला गया और जाते जाते विल की माँ से बस इतना कहा, आई एम सॉरी। उस पल माँ सब समझ गई। फाइनल डिसीजन। घर लौटने के बाद लुई का चेहरा बिल्कुल उदास था। वो पहले जैसा लाइवली नहीं रहा। पापा ने समझाया, बेटा, किसी का दिल बदलना पॉसिबल नहीं होता। प्यार कभी गुस्सा देता है, कभी समझ। लुई को समझ आया, हम सिर्फ अपने फैसलों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दूसरों के डिसीजंस का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो हमारी मर्जी के अगेंस्ट हो। जब लुई को पता चला कि विल स्विट्जरलैंड के लिए निकाल चुका है तो वो तुरंत उसके पास पहुंच गया। वक्त अभी था। उन्होंने लास्ट टाइम एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की मुस्कान महसूस। लुईस ने विंडो खोली ताकि विल ग्रीन वर्ल्ड का लास्ट व्यू ले सके। वो उसके कंधे से लगा। विल की आखिरी बार वार्म। प्यार 2 अलग सोल्स का एक छोटा सा सफर होता है। ये एक ही बार मिलता है और इसमें सही गलत का स्केल नहीं होता। आखिर लुई ने विल को अलविदा कह दिया। जैसे हर पत्ता अलग होता है, वैसे ही हर मिलान में एक छुपा हुआ अलविदा होता है।